हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। आज हम लोग देखेंगे जो आपका क्लास 10 मैथ के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आज की इस वीडियो को आप लोग देखोगे तो आपका मैथ का बहुत सारे क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो जाएंगे जो आपके लॉन्ग क्वेश्चंस में, ठीक है, 6-7 नंबर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और वो क्वेश्चन बताऊंगा जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 100% आएगा। अगर आप भी बोर्ड एग्जाम में मैथ में 95% मार्क्स लाना चाहते हो तो आज की इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पर नया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। जैसा कि पहला प्रश्न आप लोग देखो, बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, मैंने लिख रखा है, लिखा हुआ है दो संख्याओं का अंतर, जो दो संख्याएं हैं उनका अंतर जो है 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है। मतलब अगर एक संख्या 1 है तो दूसरी संख्या 3 है, यानी कि 3 गुनी है। ठीक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो उन संख्याओं को आप लोगों को ज्ञात करना है। ठीक है, तो मान लो आप लोगों को जो संख्या है उसको मान लीजिए, माना एक संख्या x तथा दूसरी संख्या y है। जैसे अगर आप मान लोगे तो हम x और y का वैल्यू पता कर लेंगे, फिर हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हल में आप सबसे पहले लिखना कि माना, जैसे हमें दो संख्याएं हैं तो एक एक संख्या को मानो। माना जो एक संख्या है, ठीक है, मतलब एक संख्या को मान लेता हूं, तो एक संख्या जो हमारा वो क्या है, एक संख्या को मैं x मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं? x। ठीक है, तथा जो हमारी दूसरी संख्या है, क्या है? दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या को आप क्या मानोगे? दूसरी संख्या को आप y मान लो। ठीक है, तो दूसरी संख्या को आपने y मान लिया, तो x और y आपके क्या हो गए? पहली और दूसरी संख्या हो गई। ठीक है, ये आपको पता चल गया। अब क्या करोगे? एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, तो अब आप लोग यहां लिख दो। चूंकि अब आप लोगों को यहां पता है ना कि मतलब एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो एक संख्या जो हमारा है, एक संख्या, ठीक है, एक संख्या क्या है? दूसरी संख्या की 3 गुनी है। ये तो आप लोगों को क्वेश्चन में दिया गया है। दूसरी संख्या, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। ठीक है, 3 गुनी है। तो अगर ये 3 गुनी है तो फिर आप लोग क्या लिख सकते हो? मतलब एक संख्या जो हमारा है, जो मतलब एक संख्या है, एक संख्या इक्वल टू हमारा क्या है? दूसरी संख्या की 3 गुनी, यानी कि 3 से गुणा कर लो और इक्वल टू दूसरी संख्या कर लो। ठीक है, यही तो कह रहा है। मतलब एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, मतलब अगर आपको बराबर करना है तो ये 3 गुना पहले से है तो इसमें 3 से गुणा कर दो, बराबर हो जाएगा। इसीलिए मैंने बीच में इक्वल यानी कि बराबर का चिन्ह लगा रखा है। ठीक है, अभी आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अब देखो, हमारा एक संख्या को मैंने x माना है और दूसरी संख्या को 3 आपका मल्टीप्लाई होगा, y हो जाएगा। ठीक है, x इक्वल टू 3y। ठीक है, 3y। इसे आप क्या नाम दे दो? इसको आप समीकरण नंबर फर्स्ट नाम दे देना। क्या नाम दे देना? समीकरण नंबर फर्स्ट। ठीक है, और फिर आप लोग क्या करना, x जहां यहां जो है ना, याद रखना, आपको पता है ना, यहां जो है x जो है, x y से बड़ा है, y से बड़ा है, सभी को पता है ना, बड़ा है। तो अभी जो हमारा x की वैल्यू आएगी वो बड़ा ही आएगा, चाहे आप देख लेना। ठीक है, अब आपको पता है तथा संख्याओं का अंतर कितना है, तथा जो हमारी संख्याएं हैं, तथा संख्याओं का अंतर, तथा आपको ऊपर दे रखा है संख्याओं का अंतर, तथा जो हमारा संख्याओं का अंतर जो है, संख्याओं का अंतर वो कितना है? 26 है। कितना है स्टूडेंट? 26 है। ठीक है, आपको ऊपर दे रखा है कि दो संख्याओं का जो अंतर है वो 26 है। तो यहां अब आप लोग लिख दो x माइनस, देखो अंतर का मतलब होता है माइनस, तो x माइनस वाई इक्वल टू 26। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा समीकरण हो जाएगा, मतलब दूसरा नंबर समीकरण। अब इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, अब समीकरण 2 में आप x बराबर 3y रख दो, मतलब x की वैल्यू रख दो। ठीक है, यानी कि जो हमारा समीकरण, इसको 2 मान लेना, समीकरण 2। ठीक है, तो जो हमारा समीकरण 2 है, समीकरण 2 में x इक्वल टू 3y रखने पर, ठीक है, x इक्वल टू 3y रखने पर जहां जहां आपका x है वहां 3y रख दो। ठीक है, तो हमारा एक ही जगह x है तो वहां 3y रख दो। 3y एंड माइनस वाई इक्वल टू 26। अब यहां माइनस हो जाएगा तो यहां 2y हो जाएगा और यहां हमारा 26 हो जाएगा। अगर y की वैल्यू देखा जाए तो y इक्वल टू 26/2 एंड y इक्वल टू हमारा हो जाएगा, ये कट जाएगा तो ये हमारा 13 आ जाएगा। यानी कि y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 13 आ गई, यानी कि 13। ठीक है, अब x की वैल्यू निकालना बहुत ज्यादा आसान है। समीकरण 1 में आप y का मान रख दो, x का मान आ जाएगा। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर
तो y का मान अगर आप रखोगे तो हमारा समीकरण एक जो है वो x बराबर 3y है। तो x इक्वल टू 3y क्या है, x इक्वल टू 3y। तो x इक्वल टू आपका 3 में 13 से गुणा हो जाएगा, तो वो हमारा x इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, आपका 39, ठीक है 39। तो यहां हमें क्या मिला, अवशिष्ट संख्याएं जो है x का मान और y का मान हमें मिल गया। तो यहां जो हमें संख्याएं मिलेंगे ये आपका x का और ये y का, ठीक है 13 और 39, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। देख सकते हो कितना आसान क्वेश्चन आप लोगों को लगा होगा। और इसमें कुछ है नहीं, केवल आप x और y माना, पहली संख्या को x मान लो, जो हमारी एक संख्या उसको x मान लिया गया और दूसरी संख्या को y मान लिया गया। अब x और y की वैल्यू आप निकाल सकते हो इसी तरीके से, बहुत आसान तरीके से, ठीक है। अब आपके बोर्ड एग्जाम में ये आएगा, आप तुरंत लगा सकते हो। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन। चलो हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो अब हमारा आता है सेकंड नंबर क्वेश्चन है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि निम्न समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए, ठीक है। जो हमारा यह समीकरण है इसका मूल ज्ञात करना है, यानी कि x की वैल्यू ज्ञात करनी है, ठीक है। अब आप देख लो हमारा समीकरण क्या दिया हुआ है, 1/x+4 एंड -1/x-7 बराबर है हमारा 11/30 और x की वैल्यू हमारा -4 और -7 के बराबर नहीं होना चाहिए। एनसीईआरटी का 2019, 2020, 2022 और बहुत साल पूछा गया है लॉन्ग क्वेश्चन में। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, रिक्वेस्ट है कि ध्यान से देखना, ठीक है। सबसे पहले जो हमारा दिया गया समीकरण है, आप लोग सबसे पहले जो दिया गया समीकरण है उसको लिख लो अपने कॉपी में, दिया गया, ताकि आपको पता रहे, ठीक है। दिया गया समीकरण, ठीक है। तो हमारा समीकरण क्या दिया हुआ है देख लो, यहां हमारा है 1/x+4, ठीक है, एंड -1/x-7 एंड इक्वल टू 11/30, यही तो दिया है। अब इस समीकरण को हल करने के लिए आप इसका पहले एलसीएम ज्ञात कर लो, ठीक है। तो ये इसका एलसीएम इतना ही होगा, x जो हमारा है x+4, देखो ध्यान से देखना, एक ब्रैकेट में x+4 और इंटू एक ब्रैकेट में x-7 हो जाएगा, ठीक है यही। अब देखो, अब आप लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो, तो ये हमारा x-7 हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा x माइनस हो जाएगा ना, प्लस -4 और इक्वल टू हमारा हो जाएगा 11/30, ठीक है। इतना समझ में आया। यहां से x से x कैंसिल हो जाएगा और ये हमारा जुड़ जाएगा ना, तो यहाँ -7 और -4 हो जाएगा -11, ठीक है। और बटे में अब आप लोगों को क्या मिलेगा, ठीक है। अब आप लोग देखो, इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे, ठीक है, मतलब इसका मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करोगे तो नॉर्मल सा आपका कितना आएगा, देखो इसका मल्टीप्लाई इससे यानी कि x² हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई में कर लेता हूं, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, इसका फिर इससे करा लो, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, ध्यान से देखो, हम लोग मल्टीप्लाई पूरा कर लेंगे, ठीक है, ठीक है। अब x का 7 से होगा -7x हो जाएगा, ठीक है, -7x, ध्यान से देखना। अब इसका मल्टीप्लाई इससे होगा +4x और इसका मल्टीप्लाई इससे होगा -28, ठीक है, आपका 7 × 4 का, और इक्वल टू 11/30। अब देखो यहां हमारा -11 और ये देखो हमारा ये x² हो जाएगा, इनमें से ये माइनस हो जाएंगे तो ये -3x हो जाएगा और ये हमारा -28 है, बस इक्वल टू 11/30, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब हम लोग यही दोनों पक्षों में 11 से भाग देंगे, दोनों पक्षों में 11 से भाग देने पर, ठीक है, 11 से भाग दोगे ना तो आपको ये जो 11 है ना ये कट जाएगा। देखो 11 है तो ये माइनस के बराबर -1 के बराबर हो जाएगा, किसके, -1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है, -1 के बराबर हो जाएगा। और जो हमारा नीचे है वो x² -3x एंड -28, ये तो ऐसे ही रहेगा। और बराबर ये 11 भी हमारा एक, क्योंकि दोनों पक्षों में मैंने 11 से भाग दिया है 30। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो, हमारा एक हो जाएगा x² -3x एंड -28 और इसका जब इससे गुणा होगा तो ये हमारा -30 हो जाएगा। इसको इधर ट्रांसफर कर लो -30 को, तो x² -3x एंड -28 और ये इधर आएगा तो +30 इक्वल टू 0। अब आपको एक समीकरण मिल जाएगा अभी, ये हमारा x² -3x, ठीक है, और ये आपका घट जाएगा ना, मतलब माइनस हो जाएगा, तो ये हमारा प्लस, देखो इसका चिन्ह बड़ा है तो ये हमारा 30 वाला चिन्ह लिया जाएगा 0,
ये हमारा एक समीकरण बन गया, एक क्या बन गया, इक्वेशन। अब आप इसी को सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। चलो मैं आपको सॉल्व करा देता हूं, ठीक है। देखो इसको सॉल्व करने के लिए आप लोगों का मतलब जोड़ने घटाने पर 3 और गुणा करने पर 2 आना चाहिए, ठीक है। तो फिर कितना आसान है, एक्स स्क्वायर माइनस, अगर आप दो में मतलब अगर आप दो में एक जोड़ोगे 3 हो जाएगा, एक जोड़ोगे एक, याद रखना, और गुणा करोगे तो 2 हो जाएगा। तो यही तो हमें फैक्टर बनाना है। यहाँ हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2x एंड यहाँ हमारा माइनस एक्स एंड प्लस 2 हो जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ से आप x कॉमन ले सकते हो तो x माइनस 2 रहेगा एंड यहाँ से 1 कॉमन ले लो, x माइनस 2 इक्वल टू 0। एक बात याद रखना कि ये जो ब्रैकेट में होते हैं ना, ये दोनों बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो एक ब्रैकेट में आपका एक ये x माइनस 2 हो जाएगा और एक ब्रैकेट में हमारा x माइनस 1 हो जाएगा बराबर 0। अब यहां से अगर वैल्यू देखा जाए क्या मिलेगा, तो एक बार आप x माइनस 2 इक्वल टू 0 कर लो तो x बराबर हमारा 2 मिल जाएगा एक ब्रैकेट में, x बराबर हमारा 2 मिल जाएगा एक ब्रैकेट में। एंड हमारा दूसरा जो होगा x माइनस 1 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1, ठीक है। x की वैल्यू हमें 1 और 2 मिला, ठीक है। तो x की जो हमारा समीकरण के मूल जो मिले हैं, समीकरण का मूल हमें मूल ही याद करना था, तो वो हमारा मिला है बराबर 1,2 1,2, ठीक है। ये हमें याद करना था। तो ये सब क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है, काफी लॉन्ग क्वेश्चन है ये। तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड आप लोग सारा क्वेश्चन नोट कर लेना, रिवीजन करना टाइम टू टाइम, ताकि आप लोगों का सारा क्वेश्चन लगा रहे, ठीक है। तो चलो अब हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। ये निर्देशांक ज्योमेट्री का एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार बोर्ड एग्जाम में आ भी चुका है। लिखा हुआ है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, मतलब उस बिंदु का आपको निर्देशांक ज्ञात करना है जो आपका बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को आपको 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो अब इसको आप कैसे ज्ञात करोगे, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं। अगर अनुपात ज्ञात करना है तो आपका जो m1 इंटू आपका x2 मतलब m1 प्लस m2 वाला आपने फार्मूला पढ़ा है, जो विभाजन सूत्र वाला, वही वाला आपको लगाना है, ठीक है। तो यहां आप लोग सबसे पहले मान लो माना रेखाखंड को विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक x, y है। तो x और y की वैल्यू ज्ञात कर लो, वही हमारा निर्देशांक हो जाएगा, ठीक है। तो यहां मैं हल कर देता हूं और सबसे पहले आप लोगों को बताता हूं क्या करना है, ठीक है। सबसे पहले आप मान लो माना जो रेखाखंड है, रेखाखंड को विभाजित करने वाले करने वाले जो हमारे बिंदु हैं, क्या हैं, बिंदु, ठीक है। विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक वो मैंने मान लिया x, y है, ये हमारा बिंदु का निर्देशांक है। अब आपका देखो एक एक चीज दिया हुआ है, यहां से आप x1 ये है, x2 ये है, y1 ये है, y2 ये है, m1 ये है, m2 ये है, ठीक है। x1 हमारा क्या है, x1 इक्वल टू हमारा ये है -1, ठीक है। एंड y1 क्या है, y1 हमारा ये है 7, ठीक है। और x2 क्या है, x2 हमारा ये है 4 एंड y2 क्या है, y2 हमारा ये -3 तथा आपका रेशियो भी दिया हुआ है m1 हमारा ये 2 है, ठीक है। एंड m2 हमारा ये वाला 3 है, ये रेशियो वाला दोनों ये 3 है, ठीक है। अब इतना तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अतः विभाजन मतलब सूत्र से या विभाजन की स्थिति में लिख दो, अतः विभाजन की
स्थिति में, ठीक है, विभाजन की स्थिति में आप लोग फार्मूला लगा दो। फार्मूला मैं आपको बता देता हूं, एक बार x लगाना एक बार y। तो सबसे पहले हम लोग x वाला लगाते हैं, x इक्वल टू फिर y लगा देना, फिर x का मान निकल आएगा, y का मान निकल आएगा। तो x और y का मान निकलने के बाद ये हमारा x और y का निकल आएगा, तो वही हमारा निर्देशांक हो जाएगा, निर्देशांक। तो x जो होगा वो m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1, ठीक है, एंड बटे में हमारा m1 प्लस m2 होता है, ठीक है। अब वैल्यू रख दो, वैल्यू मतलब आपका m1 का वैल्यू है 2, यानी कि मान रख दो 2, एंड x2 की वैल्यू कितनी है, x2 की वैल्यू है 4, ठीक है, प्लस m2 की वैल्यू 3 है, ठीक है, इंटू m1 की वैल्यू हमारा कितना है -1, तो इसको आप -1 कर दो, बटे में आपका m1 कितना है 2 एंड m2 कितना है 3, ठीक है। इसी को सॉल्व कर लो तो ये आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आपका देखो 4 में 2 से तो 8 हो जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई होगा तो -3 हो जाएगा, ठीक है, और ये बटे में हमारा हो जाएगा, ये जुड़कर 5 हो जाएगा, और इसको अगर आप जोड़ोगे तो ये हमारा 5/5 हो जाएगा, और यहाँ से आपका 1 हो जाएगा, यानी कि हमारी x की जो वैल्यू मिली है वो 1 मिल गया, ठीक है, x की वैल्यू 1 मिल गया। तो अब y की वैल्यू याद कर लो, यानी कि y का फार्मूला हो जाएगा, जहां आपका x2 है वहां y2 कर दो, जहां x1 है वहां y1 कर दो, यानी कि हमारा हो जाएगा m1 x2 की जगह y2 कर दो, प्लस m2 y1 बटे में m1 प्लस m2, ठीक है। बस कितना आसान लग रहा होगा, फार्मूला में कुछ नहीं है, वैल्यू रख दो, m1 का वैल्यू हमारा 2 है, और y2 की वैल्यू हमारी कितनी है, y2 -3 है, ठीक है, -3 है, तो ये हमारा -3 हो जाएगा, और प्लस m2 की वैल्यू हमारी 3 है, और y1 की वैल्यू हमारा 7 है, ठीक है, 7, एंड बटे में हमारा दोनों जोड़ लो 2 + 3, क्योंकि हमारा m1 और m2 की वैल्यू है। आप देखो इसको आप मल्टीप्लाई कर लो तो ये हमारा -6 हो जाएगा, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई होगा तो +21 हो जाएगा, बटे में 5 हो जाएगा, इक्वल टू हमारा ये माइनस होगा तो 15/5 इक्वल टू 3, यहाँ से हमारा 3 आ गया। तो अब हमारा निर्देशांक तो पता चल ही गया होगा आप लोगों को, अगर मैंने x, y माना था तो हमारा बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, बिंदु के निर्देशांक, बिंदु के जो निर्देशांक हो जाएंगे वो 1 है और 3 है, यही हमारा बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा। काफी आसान क्वेश्चन लगा होगा, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन जल्दी स्टूडेंट लगा नहीं पाते हैं, देखो फार्मूला मेन नहीं जान पाते कि कौन सा लगेगा, ठीक है, तो इसीलिए मैं आप लोगों को बता दिया अच्छे से। अब आप लोग अगर अच्छे से समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ये हाइट एंड डिस्टेंस का एक लॉन्ग क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में गेस है कि 100% आएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिखा हुआ है 7 मीटर ऊंचे भवन, मतलब 7 मीटर ऊंचा भवन है के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहां आपको टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो सबसे पहले आपको एक फिगर बनाना होगा, एक चित्र बनाना होगा, ठीक है। वो हमारा कौन सा है, वो हमारा रहेगा, ध्यान से देखो, ठीक है। तो इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले एक केबल टावर बना लो, ठीक है। ये देखो इसमें लिखा हुआ है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, मतलब उसके शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण। अब मतलब अगर एक 7 मीटर का भवन भी हो, मतलब इसके सामने एक 7 मीटर का भवन भी बना लो। देखो भवन के शिखर से बात की जा रही है, ठीक है। देखो ध्यान रखना, अभी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अब इन दोनों को आप मिला लो, ठीक है, मिला लिया। अब देखो ध्यान से, ये मतलब ये हमारा भवन हो गया, ये हमारा क्या हो गया, भवन हो गया। कितना है, मतलब ये हमारा AB, इसको मान लो केबल टावर, और भवन को आप मान लो CD, ठीक है। और ये हमारा 7 मीटर है, कितना है, 7 मीटर, ठीक है। अगर 7 मीटर ये है तो ये भी आप यहाँ एक E बिंदु मान लो, ये भी 7 ही मीटर होगा, ठीक है। अब देखो, अब आप लोग ध्यान से समझो यहाँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को पूरा समझ में आ जाए। अब इसके जो हमारा भवन है, भवन से शिखर से केबल टावर, मतलब इसके शिखर को मिला दो,
बोर्ड एग्जाम में आप स्केल की सहायता से मिला ना। तो अब देखो यहाँ आपका लिखा हुआ है सीधा, देखो 60 मीटर ऊंचे भवन से के शिखर से, इसके भवन या भवन के शिखर से क्या है, शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मतलब एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण ये 60 डिग्री है। कितना है? 60 डिग्री। ठीक है। और इसके पाद का अवनमन कोण, और इसके पाद का अवनमन कोण जो मतलब नीचे की ओर, अवनमन का मतलब होता है नीचे की ओर, तो इसको मैं आप मिला देता हूं। ठीक है। तो ये हमारा हो गया अवनमन कोण। ये हमारा कितना है? 45 डिग्री। कितना है? 45 डिग्री। ठीक है। बस यही हमारा फिगर हो गया, इसमें कुछ नहीं है। अब देखो, अब इस यहाँ जो जो चीज आपने बनाया है उसको लिख डालो, जैसा मैंने लिखा है यहाँ कि माना एवी एक केबल टावर है, एवी हमारा एक केबल टावर है, ए एंड वी। ठीक है। उसी धरातल में एक भवन सीडी, उसी धरातल मतलब यही धरातल है, सीडी क्या है? सीडी की ऊंचाई 7 मीटर है। भवन के शिखर से सी से क्षैतिज धरातल के समांतर एक रेखा सीई है, ये सीई। ठीक है। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ, ठीक है, अब हमारा यहाँ दो चीजें हैं। एक तो हमारा है मतलब प्रश्नानुसार भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का मतलब जो हमारा केबल टावर, यहाँ मैं लिख देता हूं प्रश्न के अनुसार, जो मतलब प्रश्न के अनुसार जो बताया गया है वो बताया गया है कि भवन के शिखर जो है, भवन के शिखर सी, भवन का शिखर सी है ना, भवन के शिखर सी से जो हमारा केबल टावर है, थोड़ा सा लिखना पड़ेगा क्योंकि अभी हमने कोण नहीं लिखा है, जो कोण वाला है। ठीक है। केबल टावर के शिखर का मतलब जो कोण है उसको लिखना पड़ेगा। शिखर ए का जो उन्नयन कोण है, उन्नयन कोण का मतलब है नीचे से ऊपर देखना। उन्नयन कोण हमारा कितना है? वो है कोण ए सी ई बराबर 60 डिग्री। देखो यहाँ हमारा कोण ए सी ई, देखो कोण यहाँ बनना है तो इसलिए सी को बीच में रखा गया 60 डिग्री। और जो हमारा केबल टावर है, केबल टावर के पाद, जो केबल टावर के पाद है, पाद वी का अवनमन कोण, अब हम नीचे से ऊपर देख रहे हैं। ठीक है। अवनमन कोण, जो अवनमन कोण है वो कितना है? कोण सी ई सी वी इक्वल टू हमारा है 45 डिग्री। 45 डिग्री। अब देखो यहाँ अगर सी डी इक्वल टू 60 मीटर है तो ई वी इक्वल टू 60 मीटर लिख सकते हैं ना। तो वही मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर ई वी, जो हमारा ई वी है वो बराबर है सी डी के, और अगर ये 7 है तो ई वी भी हमारा 7 मीटर ही होगा। ठीक है। 7 मीटर ही होगा। तो इतना आपको समझ में आया। अब देखो आप लोग, अब हमारा जो समकोण होगा, समकोण त्रिभुज क्या है? VEC में। ठीक है। VEC में। अब VEC आपका कहाँ है? B है, E है एंड C है। इसमें जो 45 डिग्री का कोण बनना है, तो यहाँ हम लोग tan लेंगे, tan 45 डिग्री। और tan जो होता है वो किसके बराबर होता है? LAL बटे KKA। ठीक है। यानी कि लंब बटे आधार के बराबर होता है। तो यहाँ हमारा लंब क्या है? इसमें लंब हमारा EV है, E एंड V। ठीक है। देखो इसमें हमारा E एंड V, यहाँ 45 डिग्री का लेना ना, E एंड V। ठीक है। ये हमारा लंब है और आधार हमारा क्या है? ये है C एंड E। ठीक है। अब इसका जो मान होता है 45 डिग्री का वो 1 होता है, इक्वल टू ये हमारा 7 दिया हुआ है, इसको मैंने 7 दोनों को माना है। ठीक है। एंड बटे में हमारा CE है। अब यहाँ से CE जो हमारा हो जाएगा, CE भी हमारा 7 ही मीटर आएगा। कितना आएगा? 7 मीटर। तो CE भी हमें 7 ही मीटर मिला। और हमें ज्ञात क्या करना है? वो टावर की ऊंचाई। अब हम लोग दूसरा लेंगे। ठीक है। अब हम लोग पुनः जो है दूसरा त्रिभुज लेंगे। ठीक है। पुनः हमारा समकोण त्रिभुज जो है, समकोण त्रिभुज AEC में, यह हमारा tan 60 डिग्री बनना है। देखो दूसरा कोण हमारा 60 डिग्री का बनना है ना, तो tan 60 डिग्री आप ले लो। देखो बहुत ज्यादा आसान है। फिर आप लंब बटे आधार लगा दो। तो लंब इसमें क्या है? लंब हमारा पूरा है AE। ठीक है। ये AE लंब है, तो AE हमारा लंब है और आधार जो हमारा है वो कितना है? वो CE है। ठीक है। अब इसका जो वैल्यू होता है वो √3 होता है, इक्वल टू हमें AE नहीं पता है,
और सीई तो पता ही है, हमारा सीई यहाँ निकला है ना 7। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा एई जो हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा 7√3 मीटर। ये हमारा एई मिल गया। अगर आपने एई ज्ञात कर लिया तो पूरे केबल टावर की ऊंचाई ज्ञात करने में क्या है, अगर आपने एई पता कर लिया, ये आपका 7 है, ये 7√3 है, तो पूरा आप दोनों को जोड़ लो, फिर हो गया पूरे केबल टावर की ऊंचाई। ठीक है, अब आप यहां लिख दो केबल टावर एवी की ऊंचाई क्या है, एवी की ऊंचाई। तो कुल ऊंचाई जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 7√3 और +7 इक्वल टू, आप 7 कॉमन ले लो, √3 + 1 मीटर, बस √3 + 1 मीटर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये है हमारा आज का क्लास 10 मैथ के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। इसमें मैंने आपको मैथ के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, लाइक करना, शेयर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, ऐसे ही वीडियो मैं आप लोगों को लगातार देता रहता हूं। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।